हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले समय में पर्यावरण और बाल विकास और गणित के हमने विभिन्न प्रकार के टॉपिक यहाँ पर देख लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आज से हिंदी और संस्कृत की संयुक्त क्लास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं मटेरियल, ये सारा एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, सीटीईटी, विभिन्न प्रकार की टेट एग्जाम और बीएड और टीएड, विभिन्न प्रकार की टीचिंग एग्जाम में यहाँ पर यह अवेलेबल रहेगा और मतलब काम भी आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हमारे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार हम इस सिलेबस को यहाँ पर कंटेंट को ला रहे हैं। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे आशा हो रही है कि आप वीडियो आनंद ले रहे हैं और नए नए वीडियो आप जल्द ही मांगें। बहुत जल्दी आप विभिन्न प्रकार की क्लास के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे और वहाँ पर मटेरियल भी लाएंगे हम। तो देखिए, यहाँ पर हम आज से हिंदी और संस्कृत की संयुक्त क्लास कर रहे हैं। तो हमने इनको तो संयुक्त रूप में इसलिए ले रखा है कि जो हिंदी की व्याकरण और संस्कृत की व्याकरण रहती है और जो भाषा रहती है वह कम से कम 60% समान रहती है, परंतु कुछ भाषा ऐसी रहती है जो अलग अलग रहती है। तो हम यहाँ पर पेडोलॉजी को हम देखेंगे और इसके अलावा व्याकरण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के देखेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो गद्यांश और पद्यांश का है, जिसमें हमने गद्यांश और पद्यांश को दो दो रूप में रखा है। ठीक है, 2 गद्यांश रहेंगे और 2 पद्यांश रहेंगे, जिसमें से एक हिंदी का और एक संस्कृत करेगा। तो हम ये जो गद्यांश पद्यांश है, इनको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, एक ट्रिक रखी है हमने छोटी सी, तो मैं अभी आपके सामने तो लाइव मतलब इस प्रकार से दिख रहा हूँ, परंतु अब हम आपको एक प्रकार से किताब के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो आशा है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो चलिए हम आपको वह दिखाते हैं। तो अगर आप नए हैं, चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गद्यांश पद्यांश देख रहे हैं। तो गद्यांश पद्यांश में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गद्यांश पद्यांश हमारे रहते हैं वह संस्कृत में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं। दोनों में 30-30 नंबर के पाठ्यक्रम के अनुसार कम से कम 15-15 प्रश्न गद्यांश पद्यांश में दोनों के आएंगे और 15 प्रश्न जो रहेंगे वो पेडोलॉजी के रहेंगे। तो उसकी पेडोलॉजी हम बारी बारी से अलग अलग प्रकार की क्लास देखेंगे। तो आज हम यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने गद्यांश और पद्यांश को ट्रिक के वाइज लिया गया है। ठीक है, तो हिंदी के माध्यम से हम एक पद्यांश देखेंगे और एक गद्यांश देखेंगे और उसके बाद में संस्कृत के माध्यम से एक हम पद्यांश देखेंगे और एक गद्यांश देखेंगे। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो लैंग्वेज रहती है और जो व्याकरण रहती है उसमें अगर आप पकड़ कर पाएंगे तो आपको कौन सा भी पद्यांश और गद्यांश रहेगा वो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह कि जो भी गद्यांश पद्यांश आएंगे वह तत्कालीन घटनाएं, साहित्य या फिर किसी भी प्रकार की एक जानकारी के बारे में आ सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हमने गद्यांश पद्यांश रट लिए हैं और पढ़ लिए हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही आएगा, परंतु आपको थोड़ा आपका बाहरी शब्दकोश और ज्ञान भी रखना जरूरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जल्द ही। अब हम देखते हैं यहाँ पर पद्यांश के रूप में। तो पद्यांश में देखिए, सबसे पहले लिखा है कि निर्देश दिया है कि 31 से 35 प्रश्न जो है वो पद्यांश के हैं। तो पद्यांश आपको हल करने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए यहाँ पर कि आप एक ट्रिक वाइज इसको कर सकते हैं। तो देखो, एक ट्रिक तो ये रहती है इसकी कि आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए 2-3 बार और उसके बाद में आप प्रश्न यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। और दूसरा रहता है कि एक मैंने जो ट्रिक बनाई है वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी यहाँ पर पद्यांश या गद्यांश रहते हैं तो उनको लाइनअप कर लीजिएगा। लाइनअप कैसे कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर जो पद्यांश दिख रहा है हमारा, यहाँ पर कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 प्रकार की लाइन है यहाँ। अब जैसे कि मान लीजिए आपका पहला प्रश्न आपने सोल्व किया तो उसको आप काट दें, दूसरा है तो उसको काट दें, तीसरा है तो उसको काट दें। मतलब आपको जो यहाँ पर मिल रहा है वह काटने के बाद में आपको वहाँ पर जो दिख रहा है वही आपको ढूंढना है, उसके पीछे नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर यह रहती है कि जो पद्यांश और गद्यांश रहते हैं वह आज के समय में ऑनलाइन परीक्षा हो रही है तो आप उसको लाइनअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, परंतु हाँ आपके पास में एक सीट जो रहती है उस सीट पर आपको वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, आपको एक प्रकार से पता होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पद्यांश को। तो पद्यांश में देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न। ठीक है, पहला अपन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर प्रश्न छोड़ाएंगे क्योंकि हमको पता चल जाएगा। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोके जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। ठीक, यह है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न में कि कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज आवाज़ आ रही है।
ठीक है, स्वप्न की, कल्पना की, विचारों की और स्वर्ग की। तो देखिए हमको दूसरी लाइन में यहाँ पर मिल रहा है कि कल्पना की जीभ में भी धार होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आप स्वप्न की, कल्पना की, विचारों की, स्वर्ग की, तो कौन सा आंसर से हो जाएगा आपका? कल्पना की बात हो रही है तो कल्पना यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे हम, किसके हाथ में तलवार होती है ना। तो देखिए स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है, मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं, ज़्यादा ढूंढने वाले नहीं रहते हैं। ठीक है, संस्कृत में थोड़ा बहुत रहता है, परंतु आप वहाँ पर ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कल्पना के, विचारों के, स्वप्न वालों के और स्वप्न के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी और डी जो है वो कन्फ्यूजन वाला है। देखो स्वप्न वालों की बात हो रही है और एक स्वप्न की बात हो रही है, तो कौन सा रहेगा? ठीक है, तो हम एक बार और पढ़ लेते, स्वप्न के भी। ठीक है, तो स्वप्न के, तो डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सॉरी बी वाला, स्वप्न वालों के हो जाएगा। देखिए आप लाइन अगर अच्छे से पढ़ेंगे, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है ना, तो स्वप्न वालों के। ठीक, इस प्रकार से बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न यहाँ पर है कौन से स्वर्ग की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए पैराग्राफ में देखते हैं हम कौन से स्वर्ग की बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बने इन स्वप्न वालों को स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो कौन सा स्वर्ग की ओर? जिज्ञासा, यहाँ पर सम्राट के, आकाश के, स्वर्ग के सम्राट, स्वप्न वाले, तो कौन सा वाला हो जाएंगे यहाँ पर? तो देखो स्वर्ग के सम्राट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर लिखा हुआ है? तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर दे, है ना। रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं, रोके जैसे बने इन स्वप्न वालों को स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब स्वर्ग के सम्राट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो स्वर्ग के सम्राट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ व्याकरण पूछ लिए, है ना। तो मनुपुत्र है, तो मनुपुत्र में समास कौन सा है? तो देखिए मनु, जो हमने समास देखे थे कल, तो उसमें हमने देखा था कि अवयवी भाव रहता है, वो कैसे रहते हैं? द्विगु रहते, कैसे रहते हैं? संबंध तत्पुरुष रहता है, कैसा रहता है? और द्वंद्व रहता है तो कैसा रहता है ना। तो देखो द्वंद्व में एवं और आता है। ठीक है, तो मनु और पुत्र, ठीक है, या मनु का पुत्र, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारा? यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व की जगह संबंध तत्पुरुष कर लेंगे। संबंध तत्पुरुष इसलिए रह जाएगा यहाँ पर क्योंकि यह संबंध बता रहे मनु का पुत्र या मनु के पुत्र। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो आकाश शब्द का विलोम है तो आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? नभ, पृथ्वी, क्षोभ, पाताल। तो देखो आकाश है तो आकाश से क्या आ जाएगा आपका? आकाश से आपका पाताल हो जाएगा, तो पाताल सही हो जाएगा। इस प्रकार का हमारे पद्यांश था। अब देखिए हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, यह वाला है। तो इसमें प्रश्न नंबर बताया 31 से 39। ठीक है, तो यहाँ पर देखने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि किस प्रकार के है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं हम एक बार अच्छे से। हम देखिए यहाँ लिखा है कि अपने भूल को न पहचानने का सरल मार्ग है दूसरों को भी अपराधी ठहरा देना। जब हम अपनी भूल को स्वीकार करने के बजाय दूसरों को अपराधी ठहराते हैं तो उन्हें सज़ा दिए बगैर हमें बिल्कुल चैन नहीं आता। सजा देने के लिए भी खास योग्यता चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी को अपराध के लिए उपयुक्त सजा नहीं दे सकता। दुखी व्यक्ति मात्र बदला ले सकता। सजा देने वाला विवेकी व दयालु होना चाहिए। उसे किसी व्यक्ति और परिस्थिति विशेष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सजा देने के लिए उत्सुक व्यक्ति भी सजा देने योग्य नहीं होता। जब लोग दुखी होते हैं तब अक्सर सिखाने की बात करते हैं, वह उसकी नफरत है जो अलग रूप से प्रकट होती है। संवेदनशील व्यक्ति किसी को सजा नहीं देती क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति तो स्वयं ही अपनी भूल को पहचान कर उसका प्रायश्चित कर लेता है। जो प्रायश्चित करते हैं उन्हें दंड नहीं दिया जाता है। प्रायश्चित का अर्थ पछतावे के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक, ये आपका पैराग्राफ था। अब अगर हम प्रश्न करेंगे तो प्रश्न कैसे करते हैं, देखिए यहाँ लिखा है सजा देने वाला अगर दुखी हो तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हमने कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो कैसा रहता है देखिए प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न में लिखा है सजा देने वाला अगर दुखी हो तो कैसा रहेगा। सजा देने के स्थान पर नफरत करता है, नफरत से भरकर सजा देता है, या फिर उसकी सजा में न्याय नहीं होता है, या फिर वह गलत कार्य करता है। तो देखो क्या रहता है ना। तो प्रश्न को अगर समझे अच्छे से हम तो देखो सजा देने वाला जो रहता है वह अगर दुखी रहता तो क्या होता है। तो देखो दुखी व्यक्ति मात्र बदला ले सकता है। सजा देने वाला विवेकी दयालु होना चाहिए। उसे किसी व्यक्ति और परिस्थिति से विशेष प्रभावित नहीं होना चाहिए, है ना।
तो देखो यहाँ सजा देने वाला अगर दुखी हो तो क्या है, सजा देने के साथ इंसान वो नफरत करता है, नफरत से भरकर सजा देता है, उसकी सजा में न्याय नहीं होता, मतलब उसकी सजा में न्याय नहीं होता, यहाँ पर इस प्रकार से बता रहा है वो। तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम कि भूल को न पहचानने का सरल मार्ग क्या है। अगर आपको यहाँ पर देखो भूल को पहचान कर उसका प्रायश्चित कर लेना है तो प्रायश्चित करते हुए दंड नहीं दिया जाता है ना, ये है, ये हमको पता चल रहा है, ठीक है। या फिर अगर देखो यहाँ पर लिखा है प्रश्न एक और देख लेते हैं हम, भूल को पहचानने का सरल मार्ग क्या है। तो अपने भूल को पहचानने का सरल मार्ग है दूसरों को ही अपराधी ठहरा देना, है ना। जब हम अपनी भूल को स्वीकार करने के बजाय दूसरों को अपराधी ठहराते हैं, है ना। तो देखिए स्वयं को अपराधी न मानना, दूसरों को अपराधी ठहराना, दूसरा हथकंडे अपनाना, अपने लिए पछतावा न होना। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर देखिए दूसरों को अपराधी ठहराना, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो गद्यांश का शीर्षक, तो देखिए गद्यांश का शीर्षक आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखो सब शुरू की 2 लाइन और नीचे की 2 लाइन के अंदर ही यहाँ पर शीर्षक पता चलता है, ठीक है। या फिर अगर आप पढ़ते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई कहानी देख ली आपने, पढ़ ली है और उसका शीर्षक आपको पता बनाना है, तो क्या बनाओगे, कहानी समझकर, इस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या है इसका शीर्षक, ये देखते देखो सजा की व्यवस्था, न्यायपूर्ण दंड देना, विवेक और दंड में शिक्षा। तो कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर विवेक और दंड, है ना। विवेक दंड इसलिए होगा क्योंकि अगर आप गलती पता होने के बावजूद आप दंड नहीं दे रहे हो, है ना, या दंड दे रहे हो, इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, स्वयं को सजा कौन लोग देते हैं। नफरत करने वाले, विवेकी और दयालु, चालाक व्यक्ति और संवेदनशील व्यक्ति। तो देखिए अगर यहाँ पर अगर देखें हम, तो स्वयं जो रहता है वह कैसा रहता है। यहाँ पर एक बार प्रश्न वापस हम अच्छे से देख लेते हैं हम कि स्वयं को सजा कौन लोग देते हैं। स्वयं को सजा कौन देता है, नफरत करने वाले, विवेकी, दयालु, चालाक व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति। तो स्वयं को सजा कौन देता है, तो यहाँ अगर देखें हम, तो यहाँ अगर आप पढ़े इसमें से, तो इसको अगर आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर तो देखिए इसका उत्तर हमको मिल गया यहाँ पर। इसका व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पर संवेदनशील व्यक्ति, ठीक है। 34 का डी हो जाएगा। जो संवेदनशील व्यक्ति रहते हैं वो स्वयं को सजा नहीं देते। अब देखो सजा देने के लिए कैसी योग्यता होना चाहिए, विवेकी, दयालुता, चालाकी व चतुरता, ईमानदारी व निष्ठा, कठोर और निर्मम। तो कौन सा होना चाहिए हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विवेक और दयालुता। मतलब अगर दयापन या विवेक रहेगा हमारा तो यहाँ पर हम हो सकते हैं। अब देखो जो प्रायश्चित करते हैं उसे क्या नहीं दिया जाता है, दंड, प्रेरणा, सम्मान, प्रेम। तो क्या नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर देखो दंड नहीं दिया जाता है। कौन व्यक्ति अपराध के लिए उपयुक्त दंड दे सकता है, तो राजा, सेनापति, न्यायाधीश। तो कौन दे सकता है, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं दे सकता, राजा भी नहीं दे सकता, सेनापति भी नहीं दे सकता और न्यायाधीश भी नहीं दे सकता है, ठीक। दुखी लोगों की सिखाने वाली बात क्या होती है, उसका विवेक, उसकी ईमानदारी, अनुभव, नफरत। तो क्या दिखाना, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि उसकी नफरत यहाँ पर सिखाने वाली बात होती है। अगला है संवेदनशील व्यक्ति क्या करते हैं, पछतावा, प्रायश्चित, लाभ, न्याय। तो क्या करते हैं संवेदनशील व्यक्ति यहाँ पर करते हैं प्रायश्चित, ठीक है। जिस प्रकार से हमने पैराग्राफ में पढ़ा था उस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए अगला हम देखेंगे हम यहाँ पर अब यहाँ पर हम संस्कृत के माध्यम से देख लेते हैं। संस्कृत में जो पद्यांश रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो देखो संस्कृत में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। तो देखो यहाँ लिखा कौनर्थ फल मान का सुखता साधु जन मैत्री सर्वव्यसन विनाशको दक्ष सर्वथा त्यागी किम वर्णम मूर्खत्वम किम चार्णकम यदवसरे ततम आवरणात् किम शल्यम प्रच्छन्नम व्यक्रम प्रापम कस्य वस्से प्राणिगण सत्यप्रियवासिनो विनीतस्य कतस्ताथव्ययम न्याये पथितष्टादष्ट लाभाये को हृदयो कारत को बधिरो हितानि को मुख्य काले प्रियाणि वस्क्वतुम न जानती, ठीक। इस प्रकार का यहाँ पर पद्यांश दिया गया है। अब पद्यांश के माध्यम से अगर हम प्रश्न अगर अच्छे से करते हैं तो हमको यहाँ पर पहले आपको लैंग्वेज समझना जरूरी होना चाहिए। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जो साधुजन रहते हैं वह मित्र कीदर्शी, मतलब जो साधुजन के मित्र किस प्रकार के रहते हैं, है ना, किस प्रकार की मित्रता रहती है, दुख की, विपदा की, शोक की, सुखदा की। तो जो साधुजन कैसे रहते हैं, देखिए साधुजन की बात करें हम तो सुखदा की बात हो रही है, साधुजन मैत्री, है ना। यहाँ पहले ही अपने को यहाँ पर दिख रहा है। तो साधुजन जो सुखदा की बात हो रही है तो सुखदा का डी है, तो 10वें का डी हो जाएगा हमारा। अगला है मूर्खत्व किम मंत्र शास्त्र विदित्व, तो मरणम पठनम भवनम गमनम, है ना। तो मूर्ख जो रहता है, मूर्ख कैसा रहता है, ठीक है। तो मूर्ख अगर बात करें तो मूर्ख कैसा रहता है, यहाँ पर मूर्खत्व की चानगरम की मरणम यदवसतम, है ना, ये आ रहा है,
ठीक है। तो मृकोत्तम की यार किम मरणम, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा भवनम। ठीक, अब भवनम कैसा आ रहा है, तो इसको अगर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा पढ़ने के पहले कि मूर्खत्व की चारणकम यदवस्त्र ततम आम्रणानि सल्यनम प्रसन्न कर पापम, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, ए में आ रहा है मरणम, है ना, मरणम की बात हो रही है। अब देखिए लिखा है प्राणिनम कस्य वसे गच्छन्ति, तो जो प्राणी रहता है वह कहाँ पर रहता है, विनित में क्रोध सत्य सत्य, है ना, प्राणी कस्य वसे, तो जो प्राणी रहते हैं वो कैसे रहते हैं, तो देखें यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर अगर लाइन देखते हैं हम, तो हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आमरणानि के सलेयम प्रसन्नेत्रम पापम कस्य वसे प्राणिगणम, है ना। तो देखो सत्यप्रिय भाषिणो विनितस्य, तो कस्य वसे प्राणिगण, तो कस्य वश की बात हो रही है, सत्यप्रिय भाषिण मतलब विनितस्य, है ना। तो विनितस्य आ रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा 12वें का हमारे यहाँ पर, तो 12वें का विनितस्य आ रहा है ना, तो विनितस्य लिखा रहा है उसमें, तो विनितस्य हो जाएगा। अब अगला देखें हम बधिर कब होती, तो बधिर कब होती है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो यो कार्य को बधिर यो हितानि न श्रृणोति, क्रोध, है ना, बधिर की बात हो रही है, तो कहाँ पर हो रहा है बधिर, यो हितानि न श्रृणोति यो न पश्यति यो न वदति यह कह कीमती न करोति, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर देखो यो हितानि न श्रृणोति, ये लिखा हुआ आ रहा था हमारा यहाँ पर, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, क दक्ष अस्ति, तो दक्ष जो रहे कहाँ पर अस्ति है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें हम ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें सर्व विष्णु को दक्ष, तो व्यसन विनाश है, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर इसका, सत्यवादी धर्मात्मा सर्वथा त्यागी असत्यवादी, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर हमारा, तो सर्वथा त्यागी है ना, त्यागी का यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वस्व सन विनाश को दक्ष सर्वथा त्यागी, है ना। तो यहाँ इस प्रकार से मिल जाएगा, मतलब बहुत ही सरल है, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, परंतु आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रच्छनम यत् कृतं किम कथ्यते, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो देखिए आप यहाँ पापम पुण्यम विनयम सलयम, तो प्रच्छन यत् की कथ्यते, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पापम, ठीक है। पापम कैसा होएगा ये भी देख लेते हैं हम, तो देखिए आप इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे, प्रच्छनम यत् कृतं पापम आम्रणानि सल्यम, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर यह वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए गद्यांश की बात करें, तो गद्यांश देख लेते हैं हम यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर गद्यांश पद्यांश दिए गए हैं, तो गद्यांश पद्यांश में यहाँ देखेंगे हम, तो गद्यांश पद्यांश को अगर पढ़ना पड़ेगा आपको, तो देखो लिखा है गद्यांश में पूरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, है ना। तो पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म कालेन तस्यास्तदनिदाता एकदा कश्चित् प्रमथगज्ज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन त्रट्यत चटकाया निडम्भुवि अपतत तेन क्रीडानि विनैश्चरणानि अथ सा चटका वल्यपत् तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकुट नाम खगदुःखेन ताम्र अपृच्छत् भद्रे विक्रमर्थ विलपसि इति चटका वदत दुष्टकेन न गजेन मम सन्तनिनाशिता तस्य गजस्य वदेन मम दुःखतपस्सरेत तत काष्ठकूटतां वाहिनार्वा नामन्याः मच्छिकाया समीपयमनयत तयो वार्ता सर्वा मच्छिका वदत ममपि मित्रं मुण्डुकः वेगनात् अस्ति शीघ्रतम्युपैति यथोचितं करिष्यामः तदानीं तु मक्षिकया सह गता वेगदानस्य पूर्वसर्वविधानवेदयातम् एकनाथम् अवदयतः कथयामि तथा कृतं वर्थिके प्रथम त्वम् अध्ययनं तस्य गृहस्य करणे शब्दकुरुं येन नयने निमील्य स्थायस्ति तदा काष्ठकुटः तस्य नयने स्फोटयति एवं स गज अन्त भविष्यति, अर्थात् स जलाशयं गमिष्यति मार्गे महानं गर्तः अस्ति ततस्य चिन्तकसमं स्थापयामि शब्दं च करिष्यामि मम शब्देन त गर्तजलाशयं मत्वा स तस्मिन् गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च अथ तथा गते स गज मध्याह्ने मण्डुकस्य शब्दमस्य अनुसृत्य महतः गर्तस्य तद् पतितमथ च तथा चोक्तं बहुनामप्य सारणां समवायो हि दुर्जयः। ठीक इस प्रकार का यहाँ पर ये था। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझना पड़ेगा पहले पढ़कर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रश्न छोड़ाना पड़ेंगे। तो कस्या सतति जाता, मतलब कहाँ जाता है संतति, चटकाया मम काष्ठकुट से तस्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर चटका प्रतिवत्ति सम, है ना, एक संपूर्ण एक चटका प्रतिवत्ति काले तस्य सतति जाता, कहाँ जाता है ना, कहाँ जाता है आपको ध्यान रखना है, चटकाया मम काष्ठकुट से तस्य। तो देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा चटकाया, उसमें आ रहा है लिखा हुआ, इसलिए। अब देखो चटकाया नीड़कुत्र बनती सुंडेन अंडकानी भूवि गजे, तो देखो यहाँ पर इसका अगर इसका आंसर देखें हम, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा
पैराग्राफ के माध्यम से भूवि आ जाएगा, है ना, चटका निंद भूवि अपतत, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न है मंडू मेघनाथों कस्य मित्रस्य। तो जो मंडूक मेघनाथ है उसका मित्र कौन है? मक्षिकाया है, मेघनाथ से चटकाया है, काष्ठकुट है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा, यह कौन सा हो जाएगा, ठीक है, मेघनाथ से मित्र मक्षिका वदत, ठीक है। तो मक्षिका वदत आ जाएगा, मक्षिकाया मतलब तो ए, और इसका आंसर हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अब देखो काष्ठकुट चत्वा के स्फोटिष्यति, तो काष्ठकुट चत्वा के मक्षिके नयने मार्गे कर्णे, तो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा देखो यहाँ पर इसका हो जाएगा, काष्ठकुट की बात हो रही है, देखिए, है ना, तो चत्वा तस्य, है ना, चत्वा की बात हो रही है। तो चत्वा कहाँ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, तो चत्वा यहाँ पर है, यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा अच्छा से, ठीक है। तो देखो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखिए यहाँ पर, इसका आंसर हमारे यहाँ पर हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो काष्ठकुट वाला अगर आ रहा है, यहाँ तो चौथे का यहाँ पर हो रहा है हमारा नयने, ठीक है, नयने हो रहा है। आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो ये हो जाएगा अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है हमारा 5वां प्रश्न है, क गढ़ते प्रतिशति मरिशति च, ग शब्द मृत उर्जय। तो देखो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिशति। तो यहाँ अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें मिल जाएगा। तो इसमें गज आ रहा है ना, तो गज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके वाले में देखिए हम यहाँ पर, तो चोक्तम इत्र का प्रत्यय, प्रत्यय देखो यहाँ पर व्याकरण की बात आ रही है, प्रत्यय है, प्रत्यय कल बताए थे मैंने, है ना। तो उसमें कौन कौन से रहते हैं? तो देखो चोक्तम इत्र का प्रत्यय तुम, आपको उसको हल करके आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका पता चल जाएगा। चोक्तम में क्या आ रहा है? कत आ रहा है, ठीक है। अब देखो अंत इतस्य विलोम पदम चिनुत, तो बही अथ अर्गे गतस्य, तो अंत का क्या आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए अंत का बही आता है, तो बही हो जाएगा। अगला देखें हम, तड़ांग इतरस्य समान पदम किम, जलम जलाशय मंडूक समवाय, तो कौन सा है इसका आंसर? इसका जलाशय आ जाएगा, ठीक है। इसका पैराग्राफ के हिसाब से जलाशय आ जाएगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर आखिरी आज का, करिष्यामि इति क्रियापद से कर्तृपद चिनोत अहम आवाम व्ययम स, तो इसका आंसर कौन सा हो रहा है? तो अहम, करिष्यामि इति क्रियापद से कृतपद चिनोत अहम, ठीक है। इस प्रकार से अहम हो जाएगा। तो ये था हमारा आज के एक वीडियो के माध्यम से गद्यांश पद्यांश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।